एक छोटा सा परिवार होता है। उसी परिवार में एक खूबसूरत बच्ची होती है। वह बच्ची सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए अपने गांव के बाहर एक खेत होता है, बाजरे का खेत। अब उसी खेत में दिशा मैदान के लिए चली जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं। उसी वक्त उसी दिशा मैदान करते वक्त बाजरे के अंदर एक लड़का दाखिल होता है। वह लड़का अपने ही जेब से एक रिवाल्वर निकालता है और उसी रिवाल्वर से उस खूबसूरती के आगे वाले हिस्से पर एक के बाद एक गोली दाग देता, जिसकी वजह से वह लड़की हमेशा हमेशा के लिए वही दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस के बारे में गहराई से छानबीन करती है, लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, तो इसे सुनने के बाद लोगों का एकदम कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह सच्ची घटना है ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है बरेली, और उसी का ही अलीगंज थाना पड़ता है, और उसी में एक गैनी गांव पड़ता है। उसी गैनी गांव के रहने वाले छोटे लाल कश्यप होते हैं। उनकी पत्नी रमावती होती है। अब उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। सुनीता सबसे बड़ी बेटी होती है, लेकिन जो तीसरे नंबर की बेटी विनीता होती है, और दूसरे नंबर का बेटा इधर नरेश होता है, और उससे छोटा दिनेश होता है। छोटे लाल किसानी करते थे, और उनकी किसानी की बदौलत ही उनके पास ठीक ठाक पैसे आते थे, लेकिन उस पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर नहीं करा पाते थे। अब जिस वजह से छोटे लाल पास जाकर मेहनत मजदूरी भी करना शुरू कर देते हैं। कैसे ना तैसे कर अपनी बड़ी बेटी सुनीता की जो शादी होती है, ठीक अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर जाकर एक अच्छे खासे परिवार में कर देते हैं। इधर सुनीता अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं, बीतने के बाद अपने बड़े बेटे नरेश को देखते छोटे लाल कि अब तो शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है, तो अभी फैसला ले लेते हैं अपने बेटे नरेश की शादी के लिए उसके भी लिए रिश्ता तलाशते हैं। तो ठीक पास ही कुछ दूर पर उनके एक अपने रिश्तेदार होते हैं। उन्हीं के द्वारा पता चल जाता कि ठीक एक अच्छा खासा परिवार है। उसी परिवार में एक नन्ही देवी नाम की खूबसूरत अब लड़की है। अब उसी लड़की के बारे में जैसे ही छोटे लाल को पता चलता है, जाकर नन्ही के घर परिवार वालों से बात कर लेते हैं। नन्ही के घर परिवार वाले नरेश को देखते हैं, नरेश को देखने के बाद पसंद भी कर लेते हैं। इधर नरेश और नन्ही देवी की जो शादी होती है बड़े ही बेहतर तरीके ढंग से हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बड़े अच्छे से चलता है नरेश और नन्ही देवी का, और नरेश और नन्ही देवी के टोटल 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से चलना शुरू हो जाता है। छोटे लाल के घर परिवार का सिर्फ 2 ही बच्चे बचते हैं, जो अभी तक उनकी शादी नहीं होती है, और उन्हीं को शादी के लेकर छोटे लाल और साथ में उनका बड़ा बेटा नरेश भी परेशान रहता है, कैसे न तैसे कर अपने बच्चों का शादी करवा दिया जाए। छोटे लाल इसी फिराक में अब लगे रहते हैं। इधर अपनी बेटी अब विनीता को देखते हैं कि शादी की तैयारी पर पहुंच चुकी है, तो उनकी चिंता और बढ़ जाती है, और उसी चिंता को लिए इधर तक घूमना शुरू कर देते, कमाना भी शुरू कर देते हैं, मेहनत काफ़ी करते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 28 सितंबर, ठीक ऐसा ही महीना होता है। अब सुबह सुबह का टाइम होता है। इधर विनीता, जिसकी उम्र 20 साल हो जाती है, वह अपने भाभी नन्ही देवी को साथ लेती है। सुबह वही 8 बज जाता है। साथ लेने के बाद गांव के बाहर जाती है, तो एक बाजरे का खेत होता है। अब उसी में दिशा मैदान के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, कुछ घंटे बीतने के बाद इधर नन्ही देवी अपने घर चली आती है, और जब घर पहुंचती है कि देखती कि अभी तक हमारी अपनी ननद विनीता तो नहीं आई, आखिर वह रह कहाँ गई। और वहीं पर उसकी अपनी माँ होती है इधर रमावती जैसे ही अब नन्ही देवी से पूछ बैठती कि आखिर विनीता रह कहाँ गई। यह बात सुनती है, सुनने के बाद नन्ही देवी कहने लग जाती है कि हमें लग रही थी कि हमारी ननद वह तो घर आ गई होगी, क्योंकि वह हमसे आगे ही बैठी थी,
बस हमें यही लगा और हम वहाँ पर अपने खेत में कुछ काम करने लग गए। लेकिन वह चली कहाँ गई? तभी नन्ही देवी कह देती कि हो सकता है वो अपनी सहेली के यहाँ घर चली गई हो। यह बात सुनने के बाद रमावती भी सोचने लग जाती कि हाँ, हो सकता है अपनी सहेली के घर गई होगी। लेकिन 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, विनीता लौटती नहीं है और रमावती तुरंत ही अपने घर से उठती है। उठने के बाद सहेली के पास जाती, पता लगता वहाँ भी विनीता नहीं आई है। बड़ी अचंभे में पड़ जाती है रमा देवी कि आखिर यहाँ पर नहीं गई तो कहाँ गई। काफ़ी घरों से पूछताछ करती है लेकिन वहाँ पर विनीता का पता नहीं चलता। अपने घर आती है, हम नन्ही देवी से दोबारा पूछती है कि बहू बता दो, बेटी तुम्हें बताकर कुछ गई थी? नन्ही देवी मना कर जाती, नहीं माँ जी, हमसे कुछ नहीं, हमारी ननद बताई थी। यह बात सुनने के बाद रमावती काफ़ी चाव हो जाती है और इसकी सूचना अपने बड़े बेटे अब फ़ोन के द्वारा नरेश को दे देती। नरेश खबर पाता वह भी एकदम चाव से जाता है। लेकिन उस वक्त इसकी जो सूचना होता है छोटे लाल को भी लग जाता है। छोटे लाल उस समय तो बाज़ार गए हुए थे दवाई लेने के लिए। जब उनको लगता तो वह भी अपनी साइकिल लेते हैं, लेने के बाद बाज़ार से आने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का 9:30 बजे आसपास होता है टाइम, तो उसी वक्त गांव का एक किसान होता है अब चंद्रपाल विनीता के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहीं पर रमावती खड़ी होती है। रमावती से कह देता है चंद्रपाल कि माँ जी, जो श्यामा चंद शर्मा का जो खेत है बाजरे का, उसी खेत में तुम्हारी अपनी बेटी विनीता का डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब यह बात जैसे ही रमावती सुनती है, सुनने के बाद एकदम वही बेहोशी की अवस्था में आ जाती है और ज़मीन पकड़ लेती है। और वहीं पर उसकी अपनी बहू होती है नन्ही देवी जैसी बात सुनती है तो अपनी माँ को वहाँ समझाने बुझाने लग जाती है और होश में लाने के बाद बिना देर किए नन्ही देवी और रमावती दोनों निकलते उसी बाजरे की खेत की तरफ, क्योंकि बाजरे का जो खेत होता ठीक इधर छोटे लाल के धान जो होता है उसी के बगल ही होता है। और जैसे ही उस बाजरे में जाने के बाद वहीं रमावती अपनी बेटी, अपनी खूबसूरत बच्ची विनीता को देखती है। देखकर वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन इस दहाड़े की जो आवाज़ होती है पूरे उसी गैनी गांव में गूंज जाता है। गूंजने की वजह से जितने भी लोग उस गांव में होते हैं सभी लोग बिना देर के उसी बाजरे के खेत में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सब लोग नज़ारा देखते हैं, एकदम दहाड़ मार कर कई लोग रोने शुरू कर देते हैं। कई लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लोग सोच कर हैरान रह जाते हैं कि आखिर जिसके लिए पिता दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे न तैसे कर बच्ची की शादी कर दिया जाए, आखिर बच्ची आज किस दुनिया में चली गई। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसी गाँव में मुखिया होते हैं। वह मुखिया जैसे ही खबर पाते वह भी पहुंचते, वह भी नज़ारा देखते हैं। तुरंत अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना अलीगंज होता है उसी में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी विशाल प्रताप जैसे ही खबर पा अपने से बड़े से अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीमों को भी खबर दे देते हैं। अपनी टीम को लेते जिप्सी लेने के बाद गैनी गांव में पहुंचते हैं। बाहर ही देखते हैं गांव वालों का जमावड़ा लगा हुआ खेत में। अब जमावड़े को देखकर समझ जाते हैं विशाल प्रताप साहब कि बस करो, घटना का अंजाम इसी जगह दिया गया। अब घटना पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बाजरे के खेत में घुसते हैं। देखते हैं बाजरे का जो खेत होता है बाजरा पूरी तरह से कई जगह टूटा हुआ पड़ा होता है। लेकिन वही मेड़ होता, उसी मेड़ पर इधर विनीता का डेड बॉडी अधमुई पड़ी होती है। लेकिन जैसे अधमुई की अवस्था को सीधा करते हैं तो देखते हैं कि जो आगे वाला हिस्सा होता विनीता, उसी के आगे वाले हिस्से पर कई गोलियां दागी गई होती है। पुलिस की टीम ऐसा नज़ारा देखकर वह भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है। लेकिन वहीं पर खड़े रमावती है। रमावती से पुलिस वहीं पूछताछ करती है। पूछताछ करते हुए रमावती बता देती है कि साहब, हमें नहीं पता कि हमारे बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है। आखिर हमारी बेटी का किसी से क्या दुश्मनी है। हमारी बेटी की अभी तो जल्द शादी होने वाली है। हमने अच्छा खासा लड़का भी देख रखा था। हमारी बेटी उस लड़के को पसंद भी करती है। आखिर हमारे गाँव में हमारे लिए दुश्मन कौन हो गया। यह बात भी पुलिस सुनती है। सुनने के बाद अब घटना का निरीक्षण करती है। जैसे निरीक्षण करती है तो उस वक्त विनीता के जो अपने पिता होते हैं छोटे लाल पहुंचते हैं। अपनी बच्ची को देखकर वह भी वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस भी काफ़ी समझाती है और वहाँ छोटे लाल से भी पूछताछ कर लेती है। छोटे लाल भी वही जवाब देते हैं, साहब हमारी बेटी का कोई दुश्मन नहीं है। हमारी बेटी बड़ी सीधी सादी थी, बस सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। थाना प्रभारी अब विशाल प्रताप बात सुनते वह भी एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर विनीता के साथ कौन कर सकता है। यह सब सोच साच कर पुलिस की जो टीम होती है विनीता के बॉडी का वहीं अच्छे से पंचनामा करती है और पंचनामा भरकर अपना जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम छोटे लाल को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अलीगंज पुलिस थाने ले जाती है।
अलीगंज पुलिस थाने में पुलिस की जो टीम होती है इधर छोटे लाल से कहने लग जाती है कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। छोटे लाल पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे ही पिछवाड़े एक घर है, उसी घर में रहने वाले ने हमारे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेहतर तरीके से एक घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस की टीम जैसी आप बात सुनती छोटे लाल के द्वारा तो उन्हीं के दहलील पर इधर बिना देर किए इंद्रपाल और हरपाल और साथ में उमाशंकर और उनका एक अपना छोटा ही भाई होता है धनपाल भादवी की धारा मुकदमा दर्ज कर लेती है। और दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल के लग जाती है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है इधर विनीता के घर आती है। विनीता घर में ठीक उसके ही घर में मौजूद होती है उसकी अपनी भाभी नन्ही देवी। नन्ही देवी से पुलिस अब जैसे वही पूछताछ शुरू कर दी थी। नन्ही देवी पुलिस के सामने यही कहने लग जाते कि सुबह का टाइम होता है, रोज़ का हमारा यही जरिया होता है कि सुबह के टाइम हम अपनी ननद विनीता को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने ही खेत की तरफ दिशा मैदान के लिए चले जाते हैं। यह बात पुलिस भी सुनती है, कहने लग जाती कि आखिर तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था। कहने लग जाती साहब हमारे साथ तो नहीं, ठीक हमारी ननद के साथ हुआ था। अब पुलिस जैसे ही नन्ही देवी का चेहरा देखती है उसके चेहरे में पुलिस को कुछ शंका लगता है, लेकिन शंकावश पुलिस कुछ उल्टे सीधे जवाब देता नन्ही देवी से कर देती। नन्ही देवी कहने लग जाती है कि साहब वहीं तो हम खड़े थे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी जो ननद है वह ननद हमसे बिना बताए कहीं चली गई। हम सोचते हैं कि हो सकता है वह घर पहुँच गई, हम घर आते हैं लेकिन घर तो नहीं पाते हैं। तब हमारी शंका और बढ़ जाती कि बस करो अपनी सहेली के पास चली गई। साहब कुछ घंटे बीतते हैं और इसी गांव के रहने वाले चंद्रपाल ने हमें सूचना दी कि हमारी जो अपनी ननद है, प्यारी ननद है, उसकी डेड बॉडी ठीक हमारे ही धान के बगल जो खेत है कि खेत में पड़ी हुई है। यह बात सुनने के बाद इधर बड़े ही पुलिस चौंक जाते हैं कि आखिर नन्ही देवी कैसी बात कर रही है जो इस तरह की बात पुलिस के सामने रख रही है। उसके मन में तो शंका होता है, लेकिन पुलिस जब मुखबिरी को लगाती है और जांच पड़ताल के लिए लग जाती है, पुलिस की टीम छोटे लाल से पूछताछ करती है, रमावती से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता पता चल जाता घर में सिर्फ मौजूद इधर नन्ही देवी के अलावा कोई था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त कुछ ही घंटे पहले इधर रमावती और साथ में छोटे लाल दोनों मिलकर अपने ही मार्केट में एक डॉक्टर के पास रमावती को दिखाने के लिए गए हुए थे। लेकिन जब घटना हुआ था, घटना होने के कुछ ही मिनट ही वक्त रमावती अपने घर पहुंचती है, लेकिन छोटे लाल तो ही मार्केट में रह जाते हैं। और इधर नन्हे देवी का जो अपना पति है नरेश तो वह बाहर मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। अब घर में कोई नहीं है, सिर्फ यही विनीता की अपनी भाभी नन्ही देवी के अलावा। पुलिस का जो शंका तो सीधा का सीधा जाकर नन्ही देवी को ऊपर टिक जाता है, लेकिन पुलिस की टीम सीधा का सीधा हाथ नन्ही देवी के हाथ ऊपर नहीं डालना चाहती है। लेकिन पुलिस की टीम खबरी लगा देती है और खबरी के द्वारा बड़े चौंकाने वाली रहस्य खुल के पता चल जाता ठीक जो अम्बाला एक कस्बा पड़ता है उसी कस्बे का रहने वाला हरी है। हरी से कई महीनों से विनीता का अफेयर चल रहा है, लेकिन इस अफेयर की जानकारी छोटे लाल और साथ में उसके अपने भाई नरेश और रामावती और यहाँ तक कि नन्ही देवी को भी था, जिसकी वजह से घर में हर दिन कलेश होते रहते थे। और इसी कलेश की वजह से पूरा का पूरा जो परिवार होता परेशान था, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए कोई ना कोई गलत कदम उठा गया है। अब पुलिस जैसी खबरी के द्वारा यह बात सुनती, पुलिस का जो शंका होता है वो विश्वास में बदल जाता है कि बस करो घर में कोई और नहीं मौजूद होता है। उस समय सिर्फ नन्ही देवी होती है और नन्ही देवी जरूर परेशान हुई होगी। पुलिस की टीम बिना देर की नन्ही देवी को उसके घर से ठीक अब जाती है। 2 अक्टूबर को ही कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद उसके सामने कुछ महिला टीम होती है जो बड़ी तगड़ी होती है, और बड़ी तगड़ी महिला को टीम को देखकर इधर नन्ही देवी एकदम थर कांपना शुरू कर देती है। अब पुलिस जैसी थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती, नन्ही पुलिस के सामने टूट जाती, कहने लग जाती कि साहब हमने ही अपनी ही एक खूबसूरत जो ननद है उसी का अपने ही हाथों से अपने एक नाबालिग बेटे के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। यह बात पुलिस सुनने के बाद एकदम पुलिस हिल्स आ जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए इधर नन्ही देवी ने जो कदम उठाया, यह सुनकर पुलिस एकदम अचंभे में रह जाती है। लेकिन जो लोगों के सामने कहानी निकल कर आती वह भी सोचने पर मजबूर हो जाए। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है अब बरेली, उसी का अलीगंज थाना पड़ता है, उसी का बैनी गांव पड़ता है, उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं अब छोटे लाल की जो अपनी बेटी होती है दूसरे नंबर की ठीक विनीता। अब विनीता जैसे ही 20 साल की उम्र में पहुंचती है और पहुंचते ही उसके जो खूबसूरती होते हैं खूबसूरती निखार मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी आने के सामने विनीता खड़ी होती है तो अपनी खूबसूरती देखकर खुद अपनी खूबसूरती का तारीफ़ करती है।
लेकिन जब कहीं बैठकर फिल्म देखने लग जाती तो फिल्म देखती उसमें जो हीरोइन होती है उसको देखकर सेम वैसा वैसा अपना बनने की बड़ी काफ़ी सारी कोशिश भी करती। और उसी कोशिश के तहत उसी कमरे में वह डांस भी सीखती और एक्टिंग भी करती। उसका मन होता है काश ऐसा ही प्रेमी हमारे साथ होता, हमारी ज़िंदगी में होता। अपने हिसाब से इधर विनीता अपने लिए प्रेमी तलाशना शुरू कर देती है। काफ़ी लड़कों के पीछे भी पड़ती है, लेकिन उसके हिसाब से उसके सामने लड़के खड़े नहीं उतर पाते। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते विनीता के सामने काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। जब विनीता समझ जाती है कि उस हीरो के हिसाब से हमें लड़का नहीं मिलने वाला है और हमारी ज़िंदगी हीरोइन की तरह नहीं बनने वाली है, तो विनीता काफ़ी चिंता में हो जाती है और इसी चिंता के लिए अपने घर में बैठ जाती है। ना किसी से बोलती है, ना किसी से बालती है। लेकिन ठीक 2 साल पहले विनीता के जो अपने पिता होते छोटे लाल अब विनीता को अपने साथ लेने के बाद ठीक बरेली के ही लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है अम्बाला थाना। उसी अम्बाला थाना में जाने के लिए छोटे लाल अपने रिश्तेदारी के पास निकल जाते हैं। अपनी बेटी इधर विनीता को भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही अम्बाला अब बस स्टैंड पर पहुँचते हैं, बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद वहीं खड़ी होती है विनीता। तभी उसी के सामने एक लड़का गुजरता है जो अपने हाथ में चाय की केतली लिया रहता है। उस लड़के को जैसे विनीता देखती है, देखने के बाद उसकी खूबसूरती और हट्टा कट्टा और लंबाई देखकर विनीता एक ही नज़र में दीवाना हो जाती है। उसके ऊपर विनीता नज़र गड़ाए बैठी रहती है। वह सोच लेती बस करो, हमारी ज़िंदगी में लग रहा यही सपने में हर दिन यही हीरो गूंजता रहता है। और देखने के बाद विनीता उस दिन से ठान लेती है कि इस लड़के से हमें मुलाकात करना है और इसके साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। विनीता तो वहाँ सोच के रह जाती है, लेकिन कुछ ही वक्त में वह लड़का वहाँ से पल भर में गायब हो जाता है। विनीता दोबारा नज़र दौड़ाती है, लेकिन वह लड़का कहीं दिखाई नहीं देता है। इधर छोटे लाल अपनी बेटी विनीता को साथ लेते हैं और अपने ही गांव की बस जाने वाले में बैठ जाते हैं, क्योंकि वह रिश्तेदारी के यहाँ से निकल चुके होते हैं। अम्बाला बस स्टैंड पर बैठकर अपनी गांव वाली बस का इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी बेटी को लेकर उसी बैठ में छोटे लाल जब बैठते हैं, बैठने के बाद बस तो चली जाती है। लेकिन रात का जब टाइम होता है, रात में इधर विनीता अपने घर में तो सोती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आती। सिर्फ उसकी आंखों के सामने हर वक्त वही केतली वाला लड़का याद आता है। विनीता इधर काफ़ी कोशिश करती हैं कि उस लड़के को भुलाया जा सके, लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीत जाता है तो उसके चेहरे में सिर्फ वही लड़का याद आता है। लेकिन 2 दिन बाद विनीता अपने पिता छोटे लाल से बोलती है कि हम जा रहे हैं अपनी सहेली के यहाँ, एक पार्टी है, उसी पार्टी में शामिल होने के लिए। विनीता बोलती है अपने पिता। उसके पिता तुरंत ही अपनी बेटे को इजाज़त दे देते हैं। इजाज़त पाने के बाद विनीता निकल पड़ती है वहीं अम्बाला बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाती है, सोचती वह लड़का आज हमें मिलेगा और उससे बात करेंगे और उसके सामने ही तुरंत ही अपने प्यार का इजहार करेंगे। लेकिन विनीता जैसी नज़र घुमाती है टक टक इधर उधर, तो देखती कि सामने खड़ा हुआ वह लड़का होता है। उस लड़के से करीब जाने के लिए विनीता काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर उसके साथ अपनी एक सहेली होती है। वह सहेली बड़ी चंचल भी होती है। उसी सहेली से बात करती है। विनीता की जो सहेली तो बात सुनती है, सुनने के बाद वह सहेली डायरेक्ट इधर उस लड़के के पास पहुंचती है और लड़के से उस सहेली के द्वारा नाम पता करवा लेती है। पता लगता है उस लड़के का नाम हरी है, जो ठीक अम्बाले रहता है। उसके अपने माता पिता होते हैं। अपने माता पिता अपने बहन की गुजारिश करने के लिए वहीं बस स्टैंड पे ही चाय बेचा करता था। जैसे इधर बात विनीता को पता चलता, विनीता किसी ना थ्रू उसका मोबाइल नंबर भी ले लेती है। मोबाइल नंबर लेकर अपने घर चली आती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का सुबह का टाइम होता है, हरी अपनी ही छत पर जाकर बैठा होता है। बैठकर वह सुबह का आनंद ले रहा होता है हवा का। तभी उसी बीच उसका मोबाइल बज उठता है और जैसे ही कान में हरी मोबाइल लगाता है, लगाने के बाद एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत लफ्ज़ों में एक लड़की की आवाज़ होती है और वह लड़की कोई और नहीं थी, इधर से विनीता होती है। और विनीता कह देती है कि आखिर आप कौन बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं। काफ़ी सारे सवाल विनीता दाग देती है। हरी उधर चौंक से ज़्यादा करने लग जाता है कि आप कहाँ पर फ़ोन मिलाई और आप कौन बोल रही हैं। विनीता कह देती है कि लग रहा यह गलत नंबर लग गया, क्योंकि हम अपने दोस्त के पास नंबर मिला रहे होते हैं। यह बात सुनने के बाद हरी चौंक से ज़्यादा करने लग जाता है, नंबर गलत लगा है, रॉन्ग नंबर है, कृपया आप काट दीजिए। लेकिन विनीता का मन कुछ और होता, सिर्फ बात करने का, क्योंकि विनीता को पता है यह नंबर हरी का है। और विनीता इधर प्यारी प्यारी लफ्ज़ों में हरी को उलझा लेता, और हरी को जब उलझाता तो हरी होता काफ़ी सवाल दाग देता है, जिसकी वजह से विनीता परेशान हो जाती, कहने लग जाती कि ऐसा लग रहा है तुम तो कोई पुलिस वाले हो। हरी कह देता हाँ, हम पुलिस वाले बनने वाले, हम तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन विनीता इधर उस समय काफ़ी सोच में पड़ करने लग जाती है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हरी भी कह देता है आखिर गलती किससे नहीं होती है। लेकिन उधर विनीता
बड़ी देर बाद फ़ोन को काटती रखती है, लेकिन उसके मन में हरी से मिलने के लिए काफ़ी सारे उतावले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन विनीता जैसे ही कुछ समय अपने घर में गुजारती है, दोबारा फ़ोन हरी के पास मिला देती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारी आवाज़ हमें पसंद आ गई है और यह आवाज़ हमारे दिल को भी छू गई। हरी भी सुनता कहने लग जाता है कि लग रहा तुम्हारी आवाज़ मीठी भी हमें पसंद आ गई। और दोनों उस समय जब बात करते हैं, बात करने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन विनीता कह देती है कि हमें तुम्हारे बारे में पहले से पता था, वह रॉन्ग नंबर नहीं था, बल्कि हमने जानबूझकर तुम्हारे पास कॉल किया था, हम तुमसे उसी दिल से प्यार करने लगे हैं। यह बात सुनता हरी एकदम चौंक जाता है, कहने लग जाता है कि आखिर तुम हमारी ज़िंदगी में पहली लड़की हो जो हमारे बारे में ऐसी सोच रखती है। लेकिन उसी दिन से विनीता और साथ में हरी दोनों एक दूसरे के मोबाइल नंबर पर बात करना शुरू कर देते हैं और रात का टाइम होता, मौका निकाल कर विनीता हरी दोनों लग जाते हैं और जब लग जाते हैं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। वक्त गुजरने लग जाता, बड़े अच्छे से गुजरता है। अब जब समय भागने लग जाता है, विनीता का दिल बड़े उचान मारना शुरू कर देता है, कैसे न तैसे चल कर अब हरी से मुलाकात किया जाए। हरी से मुलाकात करने के लिए विनीता काफ़ी जिद करती है। हरी भी मान जाता है और खुद अपने गांव के बाहर बुलाता है। इधर सहेली का बहाना बनाकर विनीता उसके गांव के बाहर ही पहुंच जाती है, उससे मुलाकात करती है। अब इधर हरी का भी दिल भी उचाड़ मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब भी विनीता बुलाती तो गांव के बाहर खुद हरी पहुंच जाता और दोनों का मुलाकात कभी गांव के बाहर कभी बागों में हुआ करते थे। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इसी बीच हरी और साथ में विनीता दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और शादी का फैसला लेते हैं और शादी के लिए तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन तभी इसकी जो खबर होती है ठीक जाकर विनीता के कुछ अपनी सहेली को लग जाती है और लगने की वजह से इसकी खबर जाकर गांव में गूंज जाती है और गूंजते गूंजते जब पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है तो छोटे लाल को पता चल जाता। लेकिन छोटे लाल जैसे ही अपनी बच्ची के बारे में जानते हैं, हरकत के बारे में, तो एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन किसी के थ्रू हरी के बारे में पता लगा लेते हैं। पता लगता हरी जो होता है एक अपराधिक किस्म का आदमी है, उसके ऊपर काफ़ी मामले हुए हैं। यह बात सुनने के बाद छोटे लाल चौंक जाते, अपनी बेटी को बुलाते हैं, कहने लग जाते कि बेटी वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वह लड़का एक आपराधिक किस्म का है, काफ़ी लोगों से उसका बिगावड़ा बना हुआ है और बिगावड़े में ज़िंदगी बड़ी बेकार होती है। बेटी तुम उसका साथ छोड़ दो। लेकिन वहीं पर विनीता कह देती कि पिताजी हम शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से करेंगे और उसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर छोटे लाल काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। गुस्से होने की वजह से अपनी बेटी को वहीं पिटाई कर देते हैं और समझा बुझाकर घर में दबिश देकर अब रख देते हैं। और दबिश की वजह से इधर घर में पड़ी पड़ी विनीता परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हरी भी परेशान हो जाता है, क्योंकि विनीता का जो मोबाइल होता है वह मोबाइल उससे छीन लिया गया होता है। छीनने की वजह से विनीता परेशान और दूसरी तरफ हरी भी परेशान। लेकिन जैसे ही थोड़ी ढिलाई विनीता को मिलती है तो चोरी छुपे मिलना शुरू कर देते हैं। चोरी छिपे का जो मामला होता है दोबारा उजागर हो जाता है और इस मामले की गूंज पूरे गांव में गूंज जाती है। गूंजने की वजह से छोटे लाल की काफ़ी बदनामी होती है। लेकिन जब अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं तो बेटी उनकी दोबारा मुकर जाती है। लेकिन मुकरने की वजह से छोटे लाल परेशान हो जाते हैं और परेशानी को दूर करने के लिए अपनी बेटी का पिटाई ज़रूर कर देते हैं। और पिटाई की वजह से इसकी आवाज़ आस पड़ोस को लगती है। आस पड़ोस काफ़ी ज़्यादा भी चर्चे में इस बात को गुजा देते हैं। आस पड़ोस के द्वारा इसकी खबर जब इधर नन्ही देवी को लगता है, नन्ही देवी परेशान हो जाती, क्योंकि किसी भी औरत के पास नन्ही देवी पहुंचती बस उसके कानों में अपनी ननद की बदनामी दिखाई देती। और इस बदनामी से इतना परेशान हो जाती है नन्ही देवी कि वह सोच लेती है इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई अपने खुद अहम फैसला लेने पड़ेगा। तभी उसी के सामने उसका अपने एक बड़ा जो बेटा होता है विशाल विशाल दिखाई देने के बाद वह भी समझ जाती क्यों ना अपने बेटे को अपने साथ लें और अपनी ही नंद का हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से खात्मा कर दें। और नन्ही देवी अपने बेटे को अपने पास बुलाती, सारी बात बता देती कैसे घटना को अंजाम देना है। विशाल भी समझ जाता है, क्योंकि अभी वह नादान था, नाबालिग था, अपनी माँ की बातों में आ जाता। नन्ही देवी को सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह होती है। अगर नन्ही देवी थोड़ी बहुत समझबूझ दिखाती, अपने परिवार से जाकर बात करती, हो सकता है मामला बड़े आसानी से निभा दिया जाता। लेकिन नन्ही देवी का सिर्फ मकसद होता है परिणाम, और परिणाम क्या होगा नन्ही देवी कभी नहीं सोच पाती। लेकिन वह प्लान के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी 28 सितंबर यानी कि यही महीना होता है, जैसा मौसम चल रहा है, अब सुबह सुबह का वही 8 बजे का टाइम हो जाता है। इधर ननद को यानी कि उसी विनीता को अपने साथ लेती नन्ही देवी निकल जाती है। अपना जो धान होता है, धान के बगल धान शर्मा का एक खेत होता है, जो बाजरे का खेत होता है, उसी खेत में लेकर इधर ननद को अपने घुस जाती है। लेकिन उसी खेत में पहले से ही मौजूद होता है विशाल अपने ही जेब में एक रिवॉल्वर लिया रहता है। लेकिन उस वक्त अब इधर
नन्ही देवी आवाज़ अपने बेटे को लगाती है, लेकिन आवाज़ पाते ही विशाल निकल पड़ते अपनी माँ का इशारा पाता है और अपने जेब से वही रिवॉल्वर निकालता है और ठीक अपनी ही बुआ यानी कि वही विनीता के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चीख निकलती है विनीता वही ज़मीन पर लेट जाती है और मौत के लिए हमेशा हमेशा के लिए समा जाती है। और विशाल तुरंत अपनी माँ को वही रिवॉल्वर पकड़ाता है। पकड़ाने के बाद वहाँ से चोरी छुपे निकल जाता, अपने घर में पहुँच जाता। नन्ही देवी वही रिवॉल्वर लेती है और लेने के बाद वही रिवॉल्वर उसी खेत में एक गड्ढा खोदती है, गड्ढा खोद कर वहाँ गाड़ देती है और घर लगभग 9 बजे पहुँचती है तो बड़े ही सादे तरीके से एक नाटक रचते हैं। लेकिन उस नाटक में विनीता देवी खुश फंस जाती है और साथ में उसका अपना जो बेटा होता है, नाबालिग बेटा विशाल भी पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, पुलिस सुनने के बाद एकदम सनस रह जाती है। पुलिस इधर नन्ही देवी को काफ़ी समझाती बुझाती है, कहने लग जाती है कि काश तुम बड़े आराम से यह फैसला कर ली होती है और इसकी जानकारी किसी परिवार वाले सहमति को साथ अपनी ली होती तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ जाता। लेकिन नन्ही देवी सोचकर काफ़ी परेशान हो जाती है, अब करे तो करे क्या। पुलिस की जो टीम होती है नन्ही देवी और साथ में उसके बेटे विशाल को अपने साथ लेती है। नन्ही देवी को तो उसी समय एक लंबी सज़ा के लिए जेल भेज दिया जाता, लेकिन विशाल को अब सुधार गृह भेज दिया जाता। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।